नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम दो व्यक्तियों की या हम कहें कि दो राजनेताओं की समानताएं और उसके बाद में उनकी राजनीति, जिसमें एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं राहुल गांधी। अब आजकल वो केजरीवाल जो हमेशा मीडिया के सामने या किसी ना किसी मंच के ऊपर, आपने देखा होगा, सुर्खियों में बने रहते थे और उस वक्त निशाने पर रहते थे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जब से दिल्ली ने फ्री किया, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल समझ गए कि अरविंद केजरीवाल ने गलती कहां की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो भी उसी तरीके की राजनीति, दोनों का सपना इस देश का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन राहुल गांधी अभी तक जो है वो समझ नहीं पाए। तो आपने देखा होगा दिल्ली के विधानसभा परिणाम जब से आए हैं तब से अरविंद केजरीवाल कहां है, क्या कर रहे हैं, बहुत कम उनके स्टेटमेंट, या आपने देखा होगा कि बहुत कम वो दिखाई देते हैं। और आरोप लगाए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से गायब है। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल गायब है? अब ऐसी स्थिति में इन दोनों की हमें चर्चा करना क्यों जरूरी है? दोनों की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि एक व्यक्ति 2004 से सक्रिय राजनीति में है और एक व्यक्ति अन्ना आंदोलन से निकलकर राजनीति में आते हैं। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की भी पैनी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होती है और राहुल गांधी की भी 2004 से अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के पद पर ही है। लेकिन ऐसा मानता हूं कि अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पुरखों वाली पार्टी है। पुरखों वाली पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के आसपास ही घूमती हुई दिखाई देती है। और जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सोनिया गांधी। अब तक अलग अलग तरीके से तीन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और एक पर्दे के पीछे का प्रधानमंत्री, जिसको सुपर पीएम भी आप कह सकते हैं। तो लगभग इस परिवार ने इस देश को 4 प्रधानमंत्री दिए और 5वां प्रधानमंत्री, जिसको जन्म से ही ये लगा हो या बार बार ये एहसास कराया गया हो कि आपने बड़े होकर इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो एक है राहुल गांधी। दूसरा, जिसको अन्ना हजारे के आंदोलन से, अब जब मैं इसे जोड़कर देखता हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं 2005 में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में 2 साल की जो है वो अनुकंपा या जो भी आप कहते हो कि लीव लेते हैं और उसके बाद में करना क्या है भविष्य में उसके लिए वो तय करते हैं, मनीष सिसोदिया को साथ लेते हैं और वो हमेशा की तरह आपको पता होगा नोएडा जाते हैं और मिलते किससे हैं? मिलते हैं प्रशांत भूषण के पिताजी से, जो कहीं ना कहीं 1967 से 1969 जल लोकपाल बिल का जो अधिनियम था उसके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उसकी स्टडी की जाती है और इनको लगता है कि जल लोकपाल बिल के बहाने ये लोग राजनीति में कुछ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि करे क्या? तो उसके बाद में जल लोकपाल बिल को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक हस्ताक्षरित पत्र लिखा जाता है जिसपे 25 लोगों को हस्ताक्षर किए जाते हैं और उन 25 लोगों में से एक नाम होता है अन्ना हजारे। सबकी बारीकी से छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि अन्ना हजारे, जिसको महाराष्ट्र का गांधी कहा जाता है, तो किरण बेदी को साथ लेकर अरविंद केजरीवाल रालेगंज सिद्धि के लिए निकल पड़ते हैं और अन्ना हजारे को प्रलोभन दिया जाता है कि उनको देश का दूसरा गांधी बना दिया जाएगा। लोगों की राय लेते हैं और अन्ना हजारे उस आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व कप और आईपीएल 2011 के उसके बीच की एक तारीख जो है वो तय की जाती है और यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो दिन जो है वो शनिवार और रविवार होना चाहिए ताकि मजदूर वगैरह लोग या सरकारी नौकरी वाले लोग फ्री हो, उनको वहां बुलाया जा सके। तो लगभग 500 लोगों के आसपास रामलीला मैदान में, जिसको हम कहें कि 500 लोगों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन
उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ जाती है और यहीं से अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और उसके बाद में अगस्त क्रांति पूरा देश देखता है। असर यह होता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी गठन करती है और अरविंद केजरीवाल गठन करते हैं और दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल, जब हम ये कहते हैं कि मूर्खों वाली पार्टी, तो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना शुरू किया या देश की जनता को मूर्ख बनाना शुरू किया। अब मूर्ख देश की जनता को समझ रहा था या अरविंद केजरीवाल खुद था या उसकी पार्टी थी, इसका आकलन जो है वो आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन जनता का हम ये कह सकते हैं कि जनता बहकावे में आई और सबसे पहले यह कहा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो उस आंदोलन से निकलकर आई थी, इसलिए किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन पहला ही गठबंधन किया गया कांग्रेस पार्टी के साथ। और क्यों किया गया? क्योंकि उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद समर्थन लेकर बड़ी चालाकी के साथ उस समर्थन को, या हम कहें कि गठबंधन को, तोड़ा गया। दोबारा चुनाव में गए और उसके बाद में बंपर जीत मिली। उसके बाद में एक के बाद एक जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास लिस्ट। 2016 के अंत तक लगातार वो शीला दीक्षित जी के पीछे लगे रहे कि उनको जेल होनी चाहिए और रिपोर्ट का हवाला देते थे सीएजी की रिपोर्ट का। लेकिन 2017 तक आते आते, क्योंकि यहां पर वो अरविंद केजरीवाल जिसके एक कानून मंत्री और दूसरे उसके एक विकास तोमर जो कानून मंत्री थे और महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री संदीप कुमार, एक की फर्जी डिग्री और दूसरे का, आपने देखा होगा, एक सीडी वायरल हो जाती है, एक वीडियो वायरल हो जाता है 2 महिलाओं के साथ। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ट्रैक बदलते हैं और अब अरविंद केजरीवाल को लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में फिर विधानसभा चुनाव आता है और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फिर से जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं, बंपर बहुमत मिलता है। अब अरविंद केजरीवाल के पर जो है वो आसमान में आते हैं और अब उनको लगता है कि उनका कद शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़ा है। ईमानदारी का मॉडल, शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य के मॉडल की वो दुहाई देते हैं। अब यहां से अगर आप इस स्टोरी को समझोगे अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल उस वक्त विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाते थे क्योंकि चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानी सुनानी होती थी और अक्सर वो कहते थे कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, मोदी कौन होता है। आप उस 3 से 4 साल के अगर आप फेज को देखोगे, जो तीसरा विधानसभा का कार्यकाल हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला तो बहुत छोटा था, दूसरा 5 साल का और फिर तीसरी बार जो सत्ता में आम आदमी पार्टी आई, उस कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर था सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो लगातार देश की जनता में ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी के साथ अगर कोई टक्कर में है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अब अरविंद केजरीवाल को लगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल टारगेट करेंगे तो शायद जनता उनको एक्सेप्ट करेगी, जनता के पास एक विकल्प बनेगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया गया तो उनकी जड़ें पहले से ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो 8 फरवरी 2025 के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला नहीं बोला, जबकि वो कभी भी चूकते नहीं थे, सबसे आगे रहते थे। ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कोई भी हो, अगर आप उनका स्टेटमेंट देखोगे तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ वो स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं और वो बचते हैं। तो इससे एक चीज जो साफ तौर से समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल को जब से दिल्ली ने फ्री किया है, अरविंद केजरीवाल समझ गए कि दिल्ली ने फ्री क्यों किया है। अब अगर अरविंद केजरीवाल की उसके बाद की राजनीति को आप समझोगे तो वो चुपचाप अपने तरीके से अपनी पार्टी का कैडर और पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो पंजाब में दोबारा चुनाव में जाना हो, हालांकि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भरसक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के उलट अरविंद केजरीवाल गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलती है राजनीति में, यह एक अलग जो है वो मसौदा होता है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट में एक जो है वो एमएलए जिसको अभी अरेस्ट कर लिया गया था, आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। पंजाब में सरकार बनाई,
गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटों पर जीत हासिल की। गुजरात में आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार जो है वो गुजरात के दौरे कर रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को बिल्कुल छोड़ दिया है कार्यकर्ताओं के नाम पर और संगठन के नाम पर राहुल गांधी कांग्रेस के पास गुजरात में कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बुस्ट करने के लिए एक जबरदस्ती का मुद्दा थोपने के चक्कर में राहुल गांधी लगातार वही गलती करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से जमीन तैयार कर दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने वाली है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब के अलावा गोवा के अलावा गुजरात, और फिर गुजरात के बाद हम आ जाते हैं केरल। जिस केरल में स्थानीय निकाय चुनाव अभी संपन्न हुए, उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की बात की कि तिरुवनंतपुरम में एनडीए ने जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में अपना विस्तार कर दिया। लेकिन हम ये भूल गए कि आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी थी, जिसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया, उस आम आदमी पार्टी ने उस स्थानीय निकाय चुनाव में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया और 3 महिलाओं ने वहां पर 3 सीटें निकाल कर दी, 3 जगह जीत हासिल हुई, जिसमें एक जो है करीम कुन्नम, इसके अलावा जो है वो मुलेन कोहली, और तीसरी है उजाबुर शेख। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी भी केरल तक पहुंच चुकी है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तुलना करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों चमके? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चाहे वो करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर एंटी इनकम्बेंसी हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी लगातार, क्योंकि 2014 के बाद से वो नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करते आए हैं, चाहे वो चौकीदार चोर है, विकास कब पैदा होगा, तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर का मामला हो या फिर उसके आगे की कहानी हो। लेकिन आज स्थिति देखिए, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया गया या व्यक्तिगत हमला किया गया, उस पार्टी का हश्र क्या हुआ। और ये जो है वो अकेला ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का भी ये पार्ट हुआ करता था। आपने देखा पश्चिमी बंगाल में 2019 की लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, जो सीटें बढ़कर आई, जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल की जनता ने समर्थन किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो ममता दीदी के ऊपर हमला बोलते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर हमला ना बोलकर अब वो टीएमसी के ऊपर जो है वो हमला बोलती है। मतलब सीधे तौर से ममता बनर्जी का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई है। लेकिन सब पार्टियों को समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से जो है वो वही गलती, जिसको हम कहें कि बार बार रिपीट करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का, जिसको हम कहें कि बिना सिर पैर का मुद्दा जनता पर थोपने का प्रयास किया गया, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और राहुल गांधी एज यूजुअल 2 महीने तो बिल्कुल गायब रहे। अब ऐसी स्थिति में चुनाव मतदान से एक दिन पहले हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव परिणाम थे, उनको लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि हरियाणा को लेकर बिहार में चर्चा की गई, तो हरियाणा में चुनाव आने से, सत्ता के गठन के बाद और इतने समय के बाद, जहां कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जो है वो मीटिंग हुई, कुछ फैक्ट्स सामने भी रखे, चाहे कुमारी सैलजा का फैक्टर हो, रणदीप सुरजेवाला का हो या भूपेंद्र हुड्डा का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का किसी भी बड़े नेता का हरियाणा से वोट चोरी का कोई जो इल्जाम है या इस तरीके का कोई मुद्दा सामने नहीं आया। ना हरियाणा की जनता ने विद्रोह किया, ना हरियाणा की जनता सड़कों पे उतरी, जबकि हरियाणा सीधे तौर पर किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं उतरा कि हमारा वोट चोरी हुआ। तो इससे साफ तौर से समझ में आता है कि राहुल गांधी बिना सिर पैर का मुद्दा लेकर बिहार के चुनाव में था। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहे गए और उसके बाद में
बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों का क्या हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है वो सुधार करने में नाकामयाब रही है। और फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार के चुनावों को लेकर किसी की जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं की गई, चाहे वो नेतृत्व हो या फिर कार्यकर्ता नीचे या फिर कोई नेता हो। लेकिन एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़, अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो वो चुनाव आयोग का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है। और फिर उसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से मरने तक की कामना की जाती है, तो अभी भी सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी हार के बावजूद राहुल गांधी और उसकी टीम सबक लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो जब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की राजनीति को देखते हैं तो दोनों में यह फर्क साफ तौर से दिखाई देता है कि बहुत ही कम समय में अरविंद केजरीवाल को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे, अनपढ़ या हम कहें कि चौथी पास राजा की कहानी सुनाएंगे तो जनता आम आदमी पार्टी का क्या करने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल चुप है, वो सीधे तौर पर हमला नहीं बोल रहे, वो चुपचाप जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी को लेकर उनको संगठन को मजबूत करना है वो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। अब वो चाहे झूठे वादे कर रहे हो, क्योंकि वो राजनीति का एक हिस्सा होते हैं, रणनीति बनाना, लोगों के साथ झूठे वादे करना, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसा करती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये अगर हम कहें तो बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।